नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के नूह इलाके की। नूह में हिंसा के 48 घंटे के बाद आज हरियाणा की सरकार और हरियाणा की पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। नूह में हिंसा के मामले में 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दंगे की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। नूह में अब शांति है, लेकिन तनाव है, टेंशन है। हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। सेंट्रल फोर्सेस की 14 कंपनियां तैनात हैं। नूह में कुल 8 थाने हैं। हर थाने का इंचार्ज एक आईपीएस अफसर को बनाया गया है। नूह में इस वक्त भी कर्फ्यू लगा हुआ है। नूह दंगे की आग गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी जैसे हरियाणा के कई जिलों में फैल गई। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, 4 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों में 15 पुलिस वाले भी हैं। हैरान करने वाली बात यह कि दंगे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 होमगार्ड के जवान भी हैं। अब सरकार, पुलिस, विश्व हिंदू परिषद के नेता और विरोधी दलों के नेता सब एक ही बात कह रहे हैं, दंगा हुआ नहीं, कराया गया। आग लगी नहीं, लगवाई गई। शोभा यात्रा पर हमला साजिश के तहत हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। लेकिन सवाल यह कि अगर इतनी बड़ी साजिश थी, इतनी पुख्ता प्लानिंग थी, तो फिर सरकार को, पुलिस को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? पुलिस ने जब शोभा यात्रा की परमिशन दी तो उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? ये सारे सवाल हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से लेकर डीजीपी तक सबसे पूछे। क्या क्या जवाब मिले, कैसे कैसे जवाब मिले, ये मैं आपको दिखाऊंगा। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने तो यह कहकर चौंका दिया कि सरकार हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती, हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं कर सकती। सरकार को जो करना चाहिए था किया, उसके बाद भी साजिश के तहत हिंसा हुई तो अब एक्शन हो रहा है। खट्टर के इस बयान को लेकर जमकर सियासत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नूह में हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई? क्या वाकई में साजिश रची गई थी? क्या शोभा यात्रा पर हमले की तैयारी पहले से कर ली गई थी? आज इन सवालों के जवाब मिले हैं और जवाब हां में है। साजिश की गई थी, इसके सबूत हैं। हमले की प्लानिंग की गई थी, इसके गवाह हैं। प्लानिंग इस लेवल की थी कि शोभा यात्रा पर कब और कहां से हमला शुरू करना है। नूह की पुलिस जब दंगा रोकने आएगी तो पुलिस को कैसे निशाना बनाना है, नूह के थानों को कैसे जलाना है, कौन से थानों को जलाना है, और अगर दूसरे जिलों की पुलिस आए तो उसे आने से कैसे रोकना है। इन सारी बातों की प्लानिंग की गई है। नूह हिंसा के मामले में जो 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन सारी एफआईआर की कॉपीज मेरे पास में है। इन एफआईआर में हिंसा का एक एक डिटेल दर्ज है। मैं आपको 2-4 एफआईआर के कुछ हिस्से पढ़कर बताऊंगा, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस दंगाइयों के सामने लाचार क्यों हो गई। पुलिस वालों को खुद अपनी जान बचाने के लाले क्यों पड़ गए। इससे पता चलेगा कि साजिश कितनी गंभीर थी, प्लानिंग कितनी पुख्ता थी। सबसे पहले आपको सुनाता हूं एफआईआर नंबर 252 क्या कहती है। नूह में हालात बिगड़े तो दूसरे जिलों की फोर्स भी नूह की तरफ रवाना की गई। 31 जुलाई को दिन में 2 बजे गुरुग्राम से कई थानों की पुलिस को नूह के लिए रवाना किया गया। इस टीम में गुरुग्राम के सेक्टर 39 में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार और सेक्टर 40 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार कुछ सिपाहियों के साथ पुलिस की सरकारी गाड़ियों से नूह की तरफ रवाना हुए। लेकिन दंगाइयों ने इसका प्लान तैयार किया हुआ था कि जब दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स आएगी तो क्या करना है। नूह के अडवर चौक पर पहुंचते ही दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस पर निशाना लगाकर फायरिंग की गई। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। हमला अचानक हुआ, पुलिस वाले घबरा गए, इधर उधर भागने लगे तो दंगाइयों ने उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जला दिया। इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने नूह में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कहा है कि अफसरों के आदेश पर वो अडबर चौक पर पहुंचे थे।
उसी वक्त तावदू की तरफ से 600 से 700 उग्र दंगाइयों की भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां पर पहुंची और मौके पर तैनात पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की जाने लगी। लाउडस्पीकर से भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, कानून हाथ में न लेने की अपील की गई, लेकिन भीड़ रुकी नहीं, पुलिस पर पथराव करती रही और गोली चलाती रही। एफआईआर में लिखा है कि दंगाई निशाना लगाकर पुलिस वालों पर गोली चला रहे थे। ऐसा लग रहा था वो तय करके आए हैं कि पुलिस वालों को मारना है। दंगाइयों की तरफ से चलाई गई एक गोली इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लगी। क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई जगबीर भी घायल हो गए। पुलिस वालों के पास सरकारी पिस्टल और AK-47 राइफल थी। वो चाहते तो फायरिंग कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने रिस्ट्रेन बरता। भीड़ को रोकने के लिए AK-47 से हवाई फायरिंग की, तब जाकर पुलिस वाले अपनी जान बचा पाए। अब आपको बताता हूं कि नूंह पुलिस की एफआईआर नंबर 257 में क्या लिखा है। यह एफआईआर गुरुग्राम के खिड़की दौला थाने के SHO ने दर्ज कराई। इस एफआईआर से पता चलता है कि गुड़गांव से नूंह पहुंची पुलिस के बारे में दंगाइयों को कैसे एडवांस में इंफॉर्मेशन मिली, दंगाइयों ने पहले से पुलिस पर हमले का इंतजाम कैसे कर लिया। खिड़की दौला थाने के इंचार्ज अजय कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि उनकी ड्यूटी भी नूंह में लगाई गई थी। उनके साथ सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही थे। क्विक रिएक्शन टीम भी बस में बैठकर उनके साथ चल रही थी। जब वो साइबर थाना नूंह के पास अनाज मंडी गेट के पास पहुंचे तो अचानक सड़क पर बड़ी तादाद में लोग आ गए। उनके हाथों में घातक हथियार थे। उन्होंने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर पुलिस का रास्ता रोक दिया। जैसी पुलिस की गाड़ियां रुकी तो आसपास छुपे सैकड़ों लोगों ने उन पर हमला किया। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पर पत्थर चलाए गए। पुलिस वालों ने गाड़ियां बैक करने की कोशिश की तो रास्ते में पड़े पत्थरों से टकराकर एक गाड़ी पलट गई। जब पुलिस वाले जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो भीड़ ने पुलिस पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। इस एफआईआर में कहा गया कि दंगा करने वाले हर शख्स के हाथ में नाजायज असला, डंडे, सरिया, रॉड और पत्थर थे। भीड़ पुलिस वालों को बर्बरता से पीटती रही। उन्होंने पुलिस वालों के मोबाइल और पर्स छीन लिए। अनाज मंडी के गेट पर पुलिस पर हुए हमले में सिपाही पवन कुमार, हेड कांस्टेबल शेर सिंह, SI देवेंद्र, PSI अरुण, होमगार्ड नीरज और गुरसेवक को बहुत ज्यादा चोटें आई। जान बचाने के लिए हवाई फायर करके जैसे तैसे पुलिस वाले वहां से निकले। इस हमले में लगी चोटों की वजह से होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई। पुलिस के पास AK-47 राइफल थी। अगर पुलिस दंगाइयों पर गोली चलाती तो लोग मारे जाते, मामला और बढ़ जाता। ये सारी बातें एफआईआर में लिखी हैं। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि नूंह में दोपहर में हिंसा शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले किए गए। दूसरे जिलों से भेजी गई पुलिस फोर्स को नूंह के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया गया, उस पर हमला हुआ। अलग अलग थानों पर अटैक हुए। पहाड़ियों पर तैनात लोगों ने मंदिर में छुपे लोगों पर फायरिंग की। हर जगह सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक कैसे पहुंच गई। अनिल विज ने सवाल पूछा। फिर कहा कि किसी न किसी ने तो साजिश रची है। अब सरकार 19 साजिश रचने वालों को खोज रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई, पहाड़ों से गोलियां चलाई गई, एंट्री पॉइंट पे गोलियां चलाई गई, किसी ने तो तैयारी की है। अकस्मात कभी ऐसा नहीं होता। अकस्मात भी दंगे हो जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते 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 हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी इस जगह पर साइमल्टेनियस हो जाए। किसी न किसी ने तो उसका षड्यंत्र रचा ना जी। एंट्री पॉइंट पे गुड़गांव से हम फोर्स भेजते हैं। जब वह दंगा हो जाता है तो वो नूंह के बॉर्डर पर ही उस पर हमला हो जाता है। वहीं पर गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे होमगार्ड के जवान शहीद हो जाते हैं। वहां पर कई पुलिसकर्मियों को गोलियां लगती हैं, पत्थर लगते हैं। तो भाई किसी ने तो किया ना भाई, किसी ने तो किया, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र रचा है।
अनिल विज की बात तो सही है कि अचानक अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला कैसे हो सकता है। बड़ी बात है कि दंगाइयों की भीड़ ने सिर्फ पुलिस पर हमला नहीं किया, सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला नहीं किया। भीड़ को यह निर्देश दिया गया था कि पूरे शहर में आग लगानी है, जो दिखे जहां दिखे उस पर हमला करना है। पुलिस की FIR 258 के मुताबिक भीड़ के हमले का शिकार एक जज साहिबा भी हो गई। भीड़ ने जज की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। जज साहिबा पर हुए हमले की FIR नूह के कोर्ट में तैनात प्रोसेस सर्वर टेकचंद ने दर्ज करवाई है। टेकचंद ने इस FIR में कहा है कि 31 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे एडिशनल CJM अंजलि जैन, उनकी 3 साल की बेटी और गनमैन सियाराम गाड़ी से नल्हड़ के मेडिकल कॉलेज दवा लेने गए थे। दोपहर 2 बजे जज साहिबा जब हॉस्पिटल लौट रही थी, उसी वक्त नूह में पुराने बस अड्डे के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक सड़क पर आ गई। पथराव हुआ, आगजनी शुरू हो गई। जज साहिबा की गाड़ी पर पत्थरों की बारिश की गई, फायरिंग होने लगी। जज साहिबा की गाड़ी को जला दिया गया। एडिशनल CJM को जान बचाने के लिए पुराने बस अड्डे की वर्कशॉप में छुपना पड़ा। उनकी छोटी सी बच्ची उनके साथ में थी। बाद में वकीलों की मदद से जज और उनकी बेटी को वहां से किसी तरह निकाला गया। इस तरह की कुल 41 FIR हैं, जिनमें से 3 FIR में दर्ज कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो आपको अंदाजा दे देंगी कि हालत कैसी खराब थी, कैसे प्लानिंग की गई। कल भी इस तरह की कई बातें सामने आई थी। जब शोभा यात्रा सिर्फ 2 किलोमीटर चली थी, उसी वक्त शोभा यात्रा पर चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। जब शोभा यात्रा में शामिल लोग वापस मंदिर की तरफ भागे तो पीछे से उन पर पत्थर बरसाए गए। फिर चारों तरफ पहाड़ियों से मंदिर में छुपे लोगों पर फायरिंग की गई। हालत ये थी कि हरियाणा सरकार को यह कहना पड़ा कि मंदिर में फंसे लोगों को बचाने के लिए फोर्सेस को एयर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये दंगाइयों ने हर तरफ से हमले की मुकम्मल तैयारी की हुई थी। अब पुलिस ने नूह में हिंसा की जांच शुरू की है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज नूह जिले के SP वरुण सिंगला ने कहा, नूह में हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी मेवात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद की हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। वेपन्स जहाँ तक बात है इसके अंदर इसके विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस। इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। हालात कितने गंभीर थे इसका पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था। ये इस बात से साफ हो जाता है कि 31 जुलाई को जब नूह में हिंसा हुई उस दिन SP वरुण सिंगला छुट्टी पर थे। उस वक्त नूह के SP का चार्ज पलवल के SP के पास था। जब नूह में हिंसा हो गई तब पलवल के SP को रात में नूह भेजा गया। कल तक चार्ज उन्हीं के पास था। वरुण सिंगला आज ही छुट्टी से लौटे हैं। इसलिए अब सरकार से पूछा जा रहा है कि जब नूह में हिंसा की आशंका थी तो नूह के SP को छुट्टी क्यों दी गई। अगर वो छुट्टी पर गए थे तो पहले से किसी अफसर की तैनाती नूह में क्यों नहीं की गई। हालांकि सरकार के पास एक ही जवाब है। फिलहाल तो फोकस इस बात पर है कि अमन चैन कायम किया जाए। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार भी शोभा यात्रा वाले दिन छुट्टी पर थे। हालांकि हिंसा के बाद वो ड्यूटी पर तुरंत लौट आए थे। प्रशांत पवार ने कहा कि यह शोभा यात्रा हर साल निकलती है, शांति से निकलती है। पिछले सालों की तरह इस साल भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे,
लेकिन अचानक माहौल खराब हुआ। साजिश का शक किसी को नहीं था। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने कहा, यात्रा से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। दोनों समुदायों की तरफ से शांति बनाए रखने का भरोसा दिया गया था। सुरक्षा के लिए शोभा यात्रा के पूरे रूट को सेक्टर्स में बांटा गया था। हर जगह पुलिस की टीमें और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। अब अचानक एक जगह पर हिंसा कैसे भड़की, हजारों लोग चारों तरफ से कैसे टूट पड़े, इसका पता तो जांच के बाद चलेगा। प्रशांत पवार ने कहा कि पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि क्या बाहर से आए लोगों ने हिंसा की। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये, जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहां पे पहुंच गए। ये जरूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी। और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है। हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है, इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है। उसमें भी सारे विषय जो है डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा, जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई हैं और उसी के चलते, उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। ये दोनों पहलू जो है ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी। प्रॉब्लम यही है, पुलिस ये मानकर बैठी थी जैसे पहले यात्राएं होती रही हैं इस बार भी हो जाएगी, जैसे पहले कभी गड़बड़ नहीं हुई इस बार भी नहीं होगी। पुलिस को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया पर क्या क्या पोस्ट हो रहा था। आज नूह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा, हिंसा को भड़काने के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने माना पिछले 4-5 दिनों के दौरान कई लोगों ने भड़काने वाली पोस्ट डाली। अब वो कह रहे हैं कि वो लोग कहां हैं, क्या ये सारा काम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया, इसका पता लगाने के लिए पुलिस के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी काम कर रही है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। देखिए, अभी तक कुल 41 FIR दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये FIR दर्ज हुई हैं। एक FIR हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है। और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार, हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। STF भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल CIA पुलिस भी हैं, और जो और IPS ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है। अभी ये प्रोसेस चल रही है। आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और ये पूरा मामला सिर्फ नूह तक सीमित नहीं रहा। सोमवार को नूह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा पर जो हमला हुआ उसका असर गुरुग्राम जिले पर दिखाई दिया। गुरुग्राम के सोना में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद सोमवार की रात गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हमला हुआ। सैकड़ों की भीड़ ने मस्जिद पर धावा बोला और पेट्रोल बम फेंककर उसमें आग लगा दी। जब मस्जिद में मौजूद नायब इमाम मोहम्मद चाद ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्हें और उनके साथ मस्जिद में मौजूद 2 और लोगों को भी गोली मार दी गई। गोली लगने से नायब इमाम मोहम्मद की मौत हो गई। मस्जिद पर हमले के दौरान वहां मौजूद जिन 2 और लोगों को भी गोली लगी थी वो अब खतरे से बाहर है। मेवात में हिंसा का असर गुरुग्राम में आज भी दिखाई दिया। आज गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कई दुकानों को आग लगा दी गई। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया, लेकिन सेक्टर 70 में पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ानी पड़ी। गुरुग्राम में 31 जुलाई से ही दफा 144 लगी हुई है।
गुरुग्राम के सेक्टर 70 में भी कल भीड़ ने दुकानों को निशाना बनाया था। पेट्रोल बम से लैस हमलावरों ने सेक्टर 70 में कबाड़ी की दुकान, पंचर बनाने वाले मैकेनिक की शॉप समेत कई झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया था। आगजनी और हिंसा के बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। रैपिड एक्शन फोर्स ने आज बादशाहपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने बताया कि अब गुरुग्राम के हर इलाके में सिचुएशन कंट्रोल में है, ट्रैफिक नॉर्मल है और कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने लोगों से कहा कि वो सोशल मीडिया पर भड़काने और माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट न करें, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो हुई थी सोहना में, जहाँ पे दो समुदायों के बीच में थोड़े से क्लैशेस हुए थे। हमारी पुलिस वहाँ पे थी, डीसीपी हेडक्वार्टर थे, डीसीपी साउथ थे, मेरे एसीपीज वहाँ पे थे और उन्होंने स्थिति को संभाला था। उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, एक हुई थी मस्जिद में सेक्टर 57 में, सेक्टर 56 थाना के अंडर, जिसमें कुछ उपद्रवियों ने आके उस मस्जिद पर अटैक किया था, जिसमें एक नायब इमाम की हत्या हुई थी और एक और व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी। ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर. We have arrested persons in connection with that attack on the mosque, and these arrests will continue in future. Insofar as other incidents are concerned, उसमें जैसे कुछ आगजनी की इंसिडेंट्स हुए थे, वो 4-5 जगहों में हुए थे कल गुड़गांव में। आज रात को हम सब बाहर ही थे और रात से लेके अभी तक एक ही इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ टायर बाहर पड़े थे, उन पर जलाया गया था। अब हो क्या रहा है कि इतने सारे अफवाहें फैल रही हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अफवाहों को ही चेक करने में लगे हुए हैं। गुड़गांव में कंट्रोल है, कोई पैनिक करने की वजह नहीं है। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और हमारे साथ अगर आप कोऑपरेट करें, मीडिया एंड सोशल मीडिया पोस्ट जो डालते हैं, टू एंश्योर दैट द नॉर्मलसी प्रिवेल्स। नूह, गुरुग्राम और आसपास के जिलों में शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल भी गुरुग्राम में रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज पीके अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के कई जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाकर नूह, भिवाड़ी, पलवल और गुरुग्राम में तैनात किया गया है। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी। उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है, 3 कंपनी पलवल में है, 2 कंपनी गुड़गांव में है और 1 कंपनी फरीदाबाद में है। और इसके अलावा करीब 28 कंपनियां स्टेट पुलिस की हैं, जिसमें आर्म्ड पुलिस बटालियंस हैं, आईआरबी बटालियंस हैं। उनका भी इसी तरीके से अलग अलग जिलों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की सरकार और पुलिस हरियाणा में हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ शोभा यात्रा पर हमले से नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में 23 अलग अलग जगहों पर विष्णु परिषद और बजरंग दल का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। मुखर्जी नगर, कमला नगर, करोल बाग, पटेल नगर, रोहिणी, नरेला, बुराड़ी, नांगलोई, द्वारका, अंबेडकर नगर और मयूर विहार इलाकों में विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने नूह की हिंसा के खिलाफ आक्रोश जताया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली और हरियाणा के बीच बदरपुर बॉर्डर पर भी वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार दिल्ली के बदरपुर इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वीएचपी की शोभा यात्रा पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी थी। हरियाणा सरकार को दोषियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि मुसलमानों के एक तबके ने उनको चैलेंज किया है और विश्व हिंदू परिषद ये चुनौती स्वीकार करती है। मुसलमानों का एक वर्ग ये मानता है कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है। इसके लिए हमला करना, मारना, लूटना, बलात्कार करना, अपहरण करना, ये सब धार्मिक काम है। ये चुनौती विश्व शांति के लिए खतरा है।
इसको वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और फिजिकल स्तर पर तीनों पर प्रतिरोध करने के लिए हम निरंतर कदम उठाते रहेंगे। आपने ये कहा कि अगर हमारे ऊपर में हमला होता है तो आत्मरक्षा का अधिकार है। किस तरह से आत्मरक्षा की तैयारी आप करेंगे? अगर दूसरी तरफ से हथियारबंद लोग हैं, मोर्टार से फायर किए जाते हैं, क्या वीएचपी अब मोर्टार रखेगी? ये प्रतिकार कैसे करेंगे, ये समय और परिस्थिति के अनुसार तय करेंगे और इसके बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये समझने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर साजिश हुई तो हरियाणा की इंटेलिजेंस बेखबर कैसे रही। दूसरी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले घायल हुए, थानों पर हमले हुए, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस पिटती क्यों नहीं। सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस पूरी सिचुएशन को समय रहते समझा ही नहीं, गंभीरता से लिया ही नहीं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मोनू मानेसर को इस पूरे मामले का की पॉइंट बनाया गया है और यह बात सही है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर नूंह में मोनू मानेसर का नाम लेकर वीएचपी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों को सबक सिखाने की बात हो रही थी। सैकड़ों वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। मोनू मानेसर का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तरह तो मेवात इलाके से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद खान, चौधरी आफ्ताब और मोहम्मद इलियास ने 22 फरवरी को विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो हम खुद सबक सिखाएंगे। मेवात में मोनू मानेसर और उसके सपोर्टर्स को प्याज जैसा फोड़ देंगे, यानी आग दोनों तरफ से बराबर लगी थी। दोनों तरफ से फ्रिंज एलिमेंट द्वारा इस तरह की भड़काने वाली बयानबाजी की जा रही थी, वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे। इसलिए पुलिस को वक्त रहते सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। नूंह में जो हुआ वो पुलिस की नाकामी है, स्टेट इंटेलिजेंस का फेलियर है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अंदर ही अंदर कितनी भयानक आग सुलगाई गई थी। हालांकि वीएचपी के नेताओं ने अपनी तरफ से मोनू मानेसर और गोरक्षा दल के एग्रेसिव लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया था ताकि कोई झगड़ा ना हो। इसके बाद सरकार मानकर बैठ गई, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। पुलिस का बंदोबस्त नॉर्मल था, जैसा हर साल होता है। हर चौराहे पर 5-10 पुलिस के जवान तैनात थे, जो किसी नॉर्मल सिचुएशन में होता है। चिंता इतनी कम थी कि इलाके के डिप्टी कमिश्नर और एसपी छुट्टी पर चले गए। पुलिस पर गोली चली, पत्थर बरसे, थानों पर कब्जा हुआ, पर पुलिस को इंस्ट्रक्शन थी गोली नहीं चलानी है, इसलिए दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती गई। पॉलिटिकल थिंकिंग ये थी और ठीक भी थी, अगर एक भी मुसलमान को गोली लग गई तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। नूंह की 11 लाख की आबादी में से करीब 9 लाख मुसलमान हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शोभा यात्रा निकालते वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो सकता है। उनकी शोभा यात्रा में लड़ने भिड़ने वाले गौरक्षक दल के लोग शामिल नहीं थे। प्रोवोकेशन का कोई कारण नहीं था। इन सारे लोगों को घर बैठने को कहा गया था। उन्होंने सोचा जब कोई प्रोवोकेशन नहीं है तो गड़बड़ कैसे होगी, अपनी सरकार है, पुलिस है, क्या हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। शोभा यात्रा पर किस कदर हमला किया गया, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, और सबसे ज्यादा हालत तो तब खराब हुई जब विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन और हजारों श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। चारों तरफ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हुई। तब जाकर सरकार चौंकी, जागी, पुलिस एक्शन हुआ और आज तो एफआईआर दर्ज हो रही है। 41 एफआईआर दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच की जा रही है। लेकिन आज भी हालत यह कि इतनी फोर्स के बावजूद कई मुस्लिम इलाकों में पुलिस का घुसना मुश्किल हो रहा है। अपराधियों को पकड़ना आसान काम नहीं है। और जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों में अविश्वास इतना ज्यादा है कि लोग इन इलाकों से पलायन कर रहे हैं। नूंह में रहने वाले हिंदू कहते हैं अगर पड़ोसी को मारेगा तो फिर वो अपने बच्चों के साथ वहां कैसे रह सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजनीतिक दलों के नेता और हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग जोर आजमाइश में लगे हैं।
उनकी कोशिश ये नहीं है कि हालात को शांत किया जाए। नुकसान हिंदुओं का हुआ है और मुसलमानों का भी हुआ है। दोनों तरफ गरीब मारे गए हैं, गरीब की दुकानें लूटी हैं, गरीब के घर लूटे हैं, लेकिन राजनेता और हिंदू और मुसलमान लीडर इसको अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। नूर में हिंसा के बाद जमीयत उलमा हिंद की एक डेलीगेशन ने गुरुग्राम और नूह का दौरा किया। गुरुग्राम में जमीयत के मेंबर्स ने हिंसा में मारे गए नायब इमाम के परिजनों से मुलाकात की, उनकी डेड बॉडी को बिहार में उनके घर तक ले जाने का इंतजाम किया और इसके बाद जमीयत के मेंबर्स ने नूह के डीएम और एसपी से मुलाकात की और कहा नूह में हिंसा के केसेस में एक तरफा एक्शन ना हो, बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को परेशान न किया जाए। जमीयत के डेलीगेशन जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की अगुवाई में नूह गया था। मौलाना कासमी ने मांग की है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा अगर पुलिस वक्त रहते मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेती तो यह नौबत नहीं आती। जिस तरह के हालात थे पहले और एक शख्स ऐलान करके जा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे पहले से अरेस्ट करते। 5 महीने से वो उसकी तलाश जारी है और वो मिल नहीं रहा है। मोनू मानेसर की जी हाँ जी, और ऐलान करके जा रहा है और आपने छूट दे रखी है। फिर जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, इधर मेवात में नुकसान हुआ, गुड़गांव में नुकसान ये हुआ कि अंजुमन की मस्जिद में इमाम साहब को रात को अचानक उन पर हमला हो गया और सुबह को शहीद हो गए। हमारी ये इस वक्त अपील है कि गलतफहमियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं। जितना जो कुछ हो गया है अब उससे लोगों को बचाया जाए और नाजायज़ गिरफ्तारियाँ जो अंधाधुन हो रही हैं ख़ास तौर से मेवात और नूह के इलाके में, उससे रोका जाए। आपको लग रहा है कि नाजायज़ है वो गिरफ्तारियाँ? हाँ, यकीनन जो मुजरिम है, जो मुजरिम है। पुलिस ये कह रही है या सरकार कि उनके पास तो वीडियो है, उन चेहरों को पहचाने जा रहे हैं जो लोग शामिल है। जिन गांव में दबिश हो रही है वहाँ अगर कसूरवार कोई है तो उसे आप ले जाइए, उसकी बहस नहीं, हम तो खुद उसके फेवर में नहीं, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि आज हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि उन्होंने भी मोनू मानेसर का वीडियो देखा है, उसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं कही गई है। इसके बाद अनिल विज ने कहा कि अगर मोनू मानेसर ने वीडियो पोस्ट किया भी था तो क्या एक एक वीडियो को हिंसा का बहाना बनाया जा सकता है। अनिल विज ने कहा कि मोनू मानेसर वांटेड अपराधी है, क्या उसके वीडियो का जवाब देने के लिए शोभा यात्रा पर हमला किया जाएगा? क्या उसका जवाब देने के लिए पुलिस पर फायरिंग की जाएगी? मोनू मानेसर जो है वो दोनों प्रदेशों की, राजस्थान में उसका केस दर्ज है और हरियाणा में भी उसका दर्ज है। दोनों प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने का काम कर रही है। और मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि किसी क्रिमिनल ने अगर कोई वीडियो डाल दी, इसका मतलब यह है कि तुम आग लगा दो? इसका मतलब यह है कि तुम किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने ना दो? ये कहाँ का ये आधार बनाया जा रहा है? मोनू मानेसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, वो क्रिमिनल है, वो कल को कोई और भी डाल सकता है। आप कम से कम इस चीज का तो करो। आप एक व्यक्ति को आधार बनाकर आप किसी सारी यात्रा के ऊपर हमला कर दो। मोनू मानेसर के वीडियो को लेकर सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी पूछा गया था, तो खट्टर ने कहा कि मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज है, वो कहां है इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस को नहीं है। अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आती है तो हरियाणा पुलिस पूरी मदद करेगी। मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। यहां तक तो जो खट्टर साहब ने कहा था वो ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। मुख्यमंत्री खट्टर ने आज बताया कि हिंसा करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या क्या कर रही है, शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी फोर्स तैनात की गई है, जिन लोगों के घर के
और मकान, दुकान, गाड़ियां जल गई हैं, जिनका सामान लूट लिया गया है, जो घायल हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को सरकार कैसे मदद करेगी। इसी दौरान खट्टर से पूछा गया, सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए, पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई, तो खट्टर ने कह दिया, सरकार हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, इसके लिए माहौल ठीक रखने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने एक और अहम बात कही। खट्टर ने कहा कि हिंसा में बर्बाद हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी की वसूली उन लोगों से की जाएगी जिन्होंने उसे बर्बाद किया है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। बहुत सी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा की कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता हमने बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। राज्य के मुखिया होने के कारण उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य के एक एक नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिया जाए, एक एक नागरिक को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि राज्य की पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए है। इसीलिए नूंह में जो हिंसा हुई, हरियाणा सरकार के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, विरोधी दलों के नेताओं को मौका मिला। चंडीगढ़ में खट्टर ने जैसे ही कहा कि पुलिस हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसके कुछ ही मिनट बाद कोलकाता से ममता बनर्जी का रिएक्शन आ गया। ममता ने कहा कि खट्टर की बात तो सही है कि सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन सवाल है कि हरियाणा में ऐसे हालात बने क्यों। ममता ने कहा, यह सब बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति का नतीजा है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काती है। If the Haryana Chief Minister said that they cannot give protection to every individuals, not for political sense, as a citizen of this country, I will appreciate his statement that yes, it's a fact, one government cannot give all the people individual security, but the government cannot provoke the casteism, the creedism, the danga, the communal tension. Why this communal tension started? Sometimes because the BJP is playing very dirty and nasty game to divide the people to win over the election. Sometimes we cannot control the situation, but if we are strong and our heart cry for all, and if we are united, if we don't divide the people, then it won't happen. It happens because of provocation, hatred speech. Why they are doing so? That I cannot support. इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के बयान को मुद्दा बनाया गया। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास भी हथियार थे, और राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शोभा यात्रा में हथियारों की क्या जरूरत थी। धार्मिक यात्रा में तलवार, लाठी, डंडे ले जाने की इजाजत किसने दी। हालांकि आज उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हरियाणा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दोनों पक्षों के पास हथियार कहां से आए। जांच पूरी होगी तब पता चलेगा कि दोषी कौन है। राव इंद्रजीत के बयान को विपक्ष ने लपक लिया। क्योंकि हिंसा के पीछे आरोप मुस्लिम पक्ष पर लग रहे थे, इसलिए ओवैसी ने तुरंत ट्वीट किया। ओवैसी ने पोस्ट किया, अब तो हरियाणा के मंत्री भी मान रहे हैं कि जुलूस में लोग हथियार लेकर आए थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर होगी। ओवैसी के बाद कांग्रेस ने भी खट्टर सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नूंह में हिंसा होती रही और सरकार सोती रही। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पुलिस की तैनाती में लापरवाही बरती गई, शोभा यात्रा में लोग हथियार लेकर गए, दूसरे पक्ष को पत्थर जमा करने का मौका दिया। सुरजेवाला ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार ने जानबूझकर आंखें बंद रखी ताकि दंगा हो।
साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा जजपा की सरकार की करवाई हुई साजिश है ताकि धार्मिक उन्माद और दंगे फैलें और बीजेपी जेजेपी राजनीतिक रोटियां सेक सके। 5 साल पहले आरक्षण की आड़ में उन्होंने जातीय दंगे करवाए, 100 से ज्यादा लोग मरे, उसकी राजनीतिक रोटियां बीजेपी ने खूब बुनाई। ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों के नेता मौके हिसाब से हालात देखकर, सियासी माहौल को देखकर बयानबाजी करते हैं। आज जो बयान आए उनसे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार को खतरे की हवा ही नहीं थी, सरकार मानकर बैठी थी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, आज भी नहीं है। इतनी भयंकर हिंसा के बाद सरकार अपनी खाल बचाने में लगी है और विरोधी दल सरकार की खाल नोचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को लोगों का ख्याल नहीं है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि नूह में जो हुआ वो न तो हिंदुओं के लिए ठीक है न मुसलमानों के लिए अच्छा है। इससे हिंदू और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास, जो शक, जो संदेह पैदा हुआ है वो हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि दंगा करने वाले असली अपराधियों को पकड़े, साजिश रचने वालों को बेनकाब करें और राजनीतिक दलों और संगठनों के नेताओं की जिम्मेदारी यह है कि वो कुछ दिन के लिए खामोश रहें, तभी हालात सुधर पाएंगे। आज मजहब को लेकर सियासत बिहार में भी हुई। राबड़ी देवी के घर का एक वीडियो आज आरजेडी ने ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें राबड़ी देवी ताजिए की पूजा करती दिखाई दे रही हैं। पता लगा मुहर्रम के दौरान 29 जुलाई को ताजिया का जुलूस राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के सामने से गुजर रहा था। इस दौरान ताजिया राबड़ी देवी के घर के अंदर लाया गया। लालू यादव ने खुद ताजिए में शामिल सभी लोगों का घर में स्वागत किया और इसके बाद राबड़ी देवी ने ताजिए की पूजा की, तब बर्फ चढ़ाया। इस दौरान लालू यादव भी वहां कुर्सी पर बैठे थे। उस वक्त तो कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन आज जब लालू यादव की पार्टी ने ही इस वीडियो को पोस्ट किया तो बीजेपी ने आरजेडी पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगा दिया। बिहार असेंबली में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राबड़ी देवी चाहें ताजिया पूजें या कुछ और करें, ये उनकी मर्जी है, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका वीडियो जारी करने के बाद ये साफ हो गया कि इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुशील मोदी ने भी रिएक्ट किया। सुशील मोदी ने कहा, लालू यादव मुस्लिम वोटों के लिए ताजी की पूजा क्या, अपना नाम और धर्म भी बदल सकते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति में लोग कुछ भी कर सकते हैं, ना इनको हिंदू से मतलब ना मुसलमान से मतलब है। और देखिए जो लालू यादव की पूरी पार्टी, उनका तो पूरा इतिहास ही रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर उनको नाम बदलना पड़े, अगर धर्म भी बदलना पड़े तो इसके लिए भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, तजिया के जुलूस में जाना, उसका स्वागत करना, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक केवल यही दर्शाता है कि आज भी वो पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता नहीं है। एक वर्ग विशेष को खुश करेंगे तो उनका वोट पक्का हो जाएगा, यही उनकी मानसिकता है। बीजेपी के कई नेता इस मामले में बोले, लेकिन मैं आपको अब दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। हालांकि लालू यादव की पार्टी के किसी बड़े नेता ने जवाब नहीं दिया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सामने आए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जो नफरत की राजनीति करते हैं आरजेडी को उनसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी छठ करती हैं, नवरात्र मनाती हैं, वो सब बीजेपी को नहीं दिखता। बीजेपी को सिर्फ ताजिया दिखा,
क्योंकि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। बीजेपी की घटिया सोच और मानसिकता है, ओछी राजनीति है। यही श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ करती हैं खुद, ये भी लोगों ने वीडियो देखा है। यही न है हम रामनवमी मनाते, दीपावली मनाते, दशहरा मनाते, हम होली मनाते, तो सभी लोग के धर्म के लोग हमें बधाई देते। हम उनके पर्व त्योहारों में ईद हो बकरीद हो हम बधाई देते, गले मिलते। इस बार तो चूँकि वहाँ वो आदरणीय लालू प्रसाद जी लंबे समय के बाद स्वास्थ्य लाभ के बाद आए हैं, यहाँ पटना में थे, तो जो मुहर्रम का समय था तजिया, वो आए थे, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उसमें बैठे हुए हैं। ये तो एक संदेश है भाईचारा का। जो नफरत का बीज बोते, जो आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास करते, वो ज्ञान और प्रवचन ना दें, ये असली मुद्दे पर भागेंगे। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर देखिए उछल उछल कर सब लोग बयान दे रहे हैं। कोई होली मनाए, दिवाली मनाए, छठ मनाए, ईद मनाए, ताजी की पूजा करे, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सभी धर्मों के त्योहारों का, धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना ही चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। राबड़ी देवी ने ताजिए की पूजा की, ये कोई गलत बात नहीं है, ये परंपरा है। लेकिन पूजा करके 4 दिन बाद ताजिए का वीडियो जारी किया गया, इससे लगा कि इसके पीछे एक सियासी मकसद है और इसीलिए इतने सारे सवाल उठे, इसीलिए इसकी आलोचना हुई। और अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान की लाल डायरी की सियासत के बारे में। आज लाल डायरी को लेकर विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया और असेंबली के बाहर गहलोत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के 3 पन्ने लेकर मीडिया के सामने आए। असेंबली में लाल डायरी का मुद्दा विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का सच क्या है ये तो सामने आना चाहिए, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसे ही राजेंद्र राठौड़ ने लाल डायरी की जिक्र किया तो कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्रवाई को एडजर्न कर दिया। जैसे ही असेंबली की कार्रवाई स्थगित हुई तो राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के कुछ पेज लेकर सामने आए। राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता और कुछ लोगों के बीच पैसों के लेन देन का जिक्र है। राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग है। डायरी के इन पन्नों में क्या लिखा है ये राजेंद्र गुड़ा ने पढ़कर सुनाया। राठौर साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समझौता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी समझौता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। भवानी समझौता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं CM साहब से बात करके बताता हूँ। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है। आपको पता है तो सौभाग्य जी CM साहब के OST हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी समझौता सारी क्रिकेट देखता है। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन का जिक्र किया है। क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए बीजेपी ने तुरंत इन आरोपों की जांच की मांग की। सतीश पूनिया ने कहा अभी तो सिर्फ 3 पन्ने सामने आए हैं, अभी कितना और खुलासा होगा कहा नहीं जा सकता,
लेकिन सवाल है कि गहलोत सरकार इस पर चुप क्यों है। सतीश पूनिया ने कहा, इस मामले की जांच केंद्र की एजेंसी से करानी चाहिए। आज उस लाल डायरी के 3 पन्ने बाहर आते हैं, ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जिसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख है, जिसमें आरसीए के लेन देन का उल्लेख है, और सबको पता है कि मुख्यमंत्री के पुत्र आरसीए के चेयरमैन हैं, कितनी परतें प्याज की तरह खुलेंगी और भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे। सरकार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन इसलिए है कि उनके हाथ उसी भ्रष्टाचार के खून से रंगे हुए हैं। सरकार की कोई एजेंसी निरपेक्ष रूप से इसमें न्याय कर दे, जांच कर दे, इसकी संभावना कम है। और इसलिए कोई भी सक्षम एजेंसी जो केंद्र सरकार की, जिस पर लोगों का भरोसा हो, उस पर जांच के लिए इस सरकार को रेफर करना चाहिए, यदि ये सरकार खरी और सच्ची है तो। अब मैं इस मामले में आपको कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस के नेता लाल डायरी को झूठ का पुलिंदा बताते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी राजेंद्र घोड़ा का इस्तेमाल करके अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं, और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। ये कह रही है आपने हमारे लिए कोई किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की हो, कोई महंगाई कम करने की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, रोजगार की बात की हो, तो आप बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये कोई बातें हैं क्या? ये सब कपोल कल्पित है और नौटंकी है, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता इनको पूरा जवाब दे देगी। ये बात सही है कि लाल डायरी की हकीकत क्या है, उसमें लिखी गई बातें में कितनी सच्चाई है, वो डायरी वाकई में धर्मेंद्र राठौर के घर से मिली थी या नहीं, इसका तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन राजेंद्र घोड़ा अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे हैं। जब वो रोज रोज डायरी का एक एक पन्ना पढ़कर सुनाएंगे तो गहलोत को जवाब देना मुश्किल तो होगा। राजस्थान में वैसे भी चुनाव सिर पर हैं, इसलिए लाल डायरी का ये भूत चुनाव तक कांग्रेस का पीछा करेगा। आज मुंबई से एक बड़ी दुख भरी खबर आई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने सुसाइड कर लिया। नितिन देसाई 58 साल के थे। एक हफ्ते बाद उनका जन्मदिन था। नितिन के दोस्त उनका बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नितिन ने कल रात अपने ड्रीम वेंचर एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करीब 300 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके नितिन देसाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन दिनों कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो बढ़ते बढ़ते अब करीब 250 करोड़ रुपए हो गया था। उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। उनके एनडी स्टूडियो में भी किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। हालत ये हो गई थी कि वो 7 महीने से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए थे, जिसके बाद स्टूडियो मैनेजर समेत कई स्टाफ मेंबर्स नौकरी छोड़कर चले गए। नितिन देसाई देश के सबसे बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर थे। आर्ट डायरेक्टर के काम को उन्होंने पहचान दिलवाई, रेस्पेक्ट दिलवाई। 1999 से 2003 के बीच 5 साल में उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड जीते। लगान जैसी फिल्म को कौन भूल सकता है, देवदास के सेट को कौन भूल सकता है। इन फिल्मों ने नितिन देसाई को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। नितिन देसाई को 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। 2002 में उन्हें फिल्म देवदास ने पीक पर पहुंचा दिया। इसका सेट बहुत ही खूबसूरत था और मैंने सेट को विजिट किया था। इसी के बाद 2005 में उन्होंने मुंबई के पास कर्जत में करीब 52 एकड़ में एनडी स्टूडियो बनाया। मैंने स्टूडियो को देखा था, बहुत भव्य था। इसको और बड़ा बनाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया। वो कर्ज उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। नितिन देसाई से मेरा खास रिश्ता रहा है
और रिश्ता कैसे बना ये आपको बता देता हूं। आपकी अदालत का जो शानदार सेट आप देखते हैं, उस भव्य सेट को नितिन देसाई ने ही डिजाइन किया था। 30 साल पहले जब आपकी अदालत का शो शुरू हुआ था, उस वक्त सेट का डिजाइन काफी अलग था। वो इतना बड़ा नहीं, इतना विशाल नहीं था। जब हमने इंडिया टीवी लॉन्च किया तो आपकी अदालत के लिए एक डेडिकेटेड स्टूडियो बनाया। उस स्टूडियो में जब सेट बनाने के लिए मैंने नितिन देसाई से कांटेक्ट किया, वो तुरंत तैयार हो गए। नितिन ने उस वक्त कहा था उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट बनाए हैं, लेकिन आपकी अदालत का सेट बनाने में उन्हें खुशी होगी क्योंकि वो आपकी अदालत के फैन हैं। एक एक बात मुझे उनकी याद आती है। सारा सेट मुंबई में उन्होंने फैब्रिकेट करवाया। इसे नोएडा स्टूडियो में लगाने से लेकर फाइनल टचेस देने तक वो हमारे साथ कई दिन स्टूडियो में रहे और दिन रात काम करते थे। आज नितिन देसाई तो नहीं है, लेकिन उनका डिजाइन किया हुआ आपकी अदालत का सेट मुझे हमेशा उनकी याद दिलाएगा। नितिन देसाई के जाने से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने एक बड़ा आर्टिस्ट खो दिया है। इतने टैलेंटेड लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।